गुड इवनिंग। आज आपके साथ जो चर्चा है वो आपके सिविल सेवा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट की है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है और इसका जीएस के एथिक्स के पेपर में भी थोड़ा बहुत यूज़ है। तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर टिप्पणी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कौन कौन से मुख्य आचार नियम हैं। पर तीन ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और मुख्य आचार नियम क्या है। तो इसका जो अर्थ है, कोड ऑफ कंडक्ट इज a set of principles, values, standards or rule of behavior that guide the decisions, procedures and system of an organization। कि एक नियमों, मूल्यों, मानकों और व्यवहार का एक समुच्चय, मूल्यों, मानकों और सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय जो संगठन में कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार को निर्देशित करता है। मूल्यों, मानकों और सिद्धांतों का एक समुच्चय, सेट, जो काम करने वाले सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करता है, उसे हम आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब ये है कि भाई हमें क्यों ज़रूरत है कोड ऑफ कंडक्ट की। ठीक है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट की क्यों ज़रूरत है। तो इसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। इंश्योर कंसिस्टेंट अप्रोच एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन मेकिंग डिसीजन, एक पॉइंट। दूसरा, इंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स entrusted to them by the community and ensure accountable functioning of democratic system। ठीक है, कि ये आपको जरूरी है समझाना एग्जामिनर को कि भाई हमें ये कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला जो इसका कारण है वो ये है कि इंश्योर कंसिस्टेंट अप्रोच एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन मेकिंग द डिसीजंस। ठीक है, पहला काम इसका यही है कि ये क्या करता है, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर, कंसिस्टेंट इनके वांछित व्यवहार को सुनिश्चित करता है। क्योंकि लोक प्रशासकों को लोक निर्णय लेने हैं, जनता के लिए निर्णय लेने हैं। तो जो जनता के लिए निर्णय लिया जाता है वो लोकहित में, और लोकहित कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम वेलफेयर फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो इसलिए अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण की भावना से वो निर्णय लें, इसके लिए आचार संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। दूसरा, इंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स इंटरेस्ट टू देम बाय द कम्युनिटी, कि प्रशासकों के विवेकाधीन जो संसाधन है, जो कि समाज ने, समुदाय ने या करदाताओं ने उन्हें सौंपे हैं, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, बुद्धिमत्तापूर्ण और ईमानदारीपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए हमें आचार संहिता चाहिए। और तीसरा कि इंश्योर अकाउंटेबल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी प्रशासकों की आचार संहिता का एक अंग है। क्योंकि भारत में संप्रभुता किसी राजनीतिक व्यक्ति, संस्था या दल के पास नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की, भारत की जो संप्रभुता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट अथॉरिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट। तो जो भारत के लोग हैं उनके प्रति अपनी निष्ठा, उनके हित के प्रति अपनी निष्ठा प्रशासक विकसित करें, इसके लिए आचार संहिता जरूरी है। कई बार ये आता है कि भाई कई आयोगों और समितियों ने भारत में आचार संहिता या सिविल सेवा नैतिकता के विकास की अनुशंसा की है। परीक्षण कीजिए, टिप्पणी कीजिए। भारत में कई आयोगों और समितियों ने सिविल सेवाओं में नैतिकता विकसित करने की अनुशंसाएं की हैं, परीक्षण कीजिए। तो जो मेन कमेटीज़ आई हैं जिन्होंने सिविल सर्विस कंडक्ट के ऊपर कहा है, उनमें संथानम कमेटी 1964 की थी,
और उसके बाद करप्शन ये चीफ विजिलेंस कमीशन का पद भी लाया गया था उसके बाद संथानम कमेटी के बाद। उसके बाद आपका पीसी होता समिति ने भी कंडक्ट रूल पे बात की है, इथिक्स पे बात की है। और ARC2 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट ही नाम ही दिया है, वैल्यूज़ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यूज़ इथिक्स इन सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इसमें इन्होंने बात की है। तो के संथानम समिति जो कि भारत में नैतिकता का संविधान माना जाता है, सिविल सेवाओं में नैतिकता का संविधान माना जाता है के संथानम समिति, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी वो ज़्यादा क्यों हम नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको उत्तर 400 से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना होता है। इसलिए टू द पॉइंट्स आपकी बातें आपके पास हो। तो ये जो डायग्राम हम बनाते हैं इनमें हम सीमित शब्दों में सारी बात कहने की चेष्टा करते हैं या सारा पॉइंट्स एक जगह बांधने की कोशिश करते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूटे भी नहीं और हम अनावश्यक बातों से बचे रहें। ये डायग्राम बनाने का मतलब ही केवल यही है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह आ जाएं और हम अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से और लिखने से बच जाएं। क्या वो GS का पेपर हो चाहे पवेट का हो, ठीक है, आपको टू द पॉइंट लिखने की आदत विकसित करनी होगी और ये डायग्राम इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसमें क्योंकि डायग्राम के में हमारे पास स्पेस कम होता है तो हमारा लंबा लंबा पैराग्राफ फालतू का नहीं लिख सकते, टू द पॉइंट्स लिखते हैं बात जो भी लिखनी होती है। ये अप्रोच आपको बहुत पेइंग होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी मेंस में, ठीक। तो आप चीज़ देखिए कि इसमें हमने कहा कि वही संथानम कमेटी जो कि भारत में सिविल सेवाओं में नैतिकता का संविधान कहा जाता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में। जैसे ब्रिटेन में नॉलन कमेटी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सिविल सर्विस आचार नियमों के संदर्भ में, वैसे ही भारत में के संथानम समिति भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो के संथानम समिति ने जो बातें कही हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म कंडक्ट रूल्स रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, कि सत्यनिष्ठा से संबंधित जो होनी चाहिए भारत में वो एक समान नीति, एक समान उसके लिए आचार नियम विकसित किए जाने की आवश्यकता है, पहली रिकमेंडेशन थी। दूसरी बात इन्होंने जो कही थी, जो मैंने कल प्रशिक्षण के संदर्भ में वीडियो बना रहा था वहाँ पे भी मैंने कहा था कि बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आए हैं कि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल प्रशासक पैदा नहीं कर सकता। तो के संथानम समिति ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि भाई हम बहुत सारे मूल्य सिविल सेवकों में सिलेक्शन के बाद विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया तो 20-22 साल में हो चुकी होती है, ठीक। तो बाद के वर्षों में सिविल सेवकों में हम वांछित मानवीय मूल्यों का, ठीक है, जैसे कि आपका मितव्ययिता का मूल्य है, ठीक है, या ईमानदारी का मूल्य है, या एम्पैथी एंड कंपैशन, दया और परानुभूति, ठीक है, दया और परानुभूति का मतलब है कि दूसरे के कष्ट को महसूस करना, ठीक है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे कहावत है कि जाके पाँव फटे न विवाही सो का जाने पीर पराई, तो ये दूसरे की पीर पराई समझने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। तो ये के संथानम समिति ने ये बात कही थी कि जो ऐसे मूल्य हैं जैसे परानुभूति है, दया है, ठीक है, और संसाधनों का बेहतर उपयोग है, ठीक, इसको ऐसे गुणों को विकसित करने का काम स्कूलों का, परिवार का और समाज का है। इसलिए सरकार को इस लेवल पर भी कि निचले स्तर से ही क्या है ऐसे गुण शिक्षा में इम्बाइब हों कि वो आगे जाकर के हमारे सिविल सर्विसेज में अपने आप आ जाएं, ऑटोमेटिकली आ जाएं। तो ये के संथानम समिति की 2 महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी, क्योंकि बहुत सारे नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशन का भी इसमें जिक्र करना पड़ेगा आपको अपने उत्तर में। यूनाइटेड नेशन ने भी 2003 में कंडक्ट रूल की बात करी है, अपना रेजोल्यूशन पारित करा है, तो वो भी लिखना होगा, इसलिए ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। पीसी होता समिति ने जो बात कही है 2004 में वो ये है कि कोड ऑफ एथिक्स शुड बी लेड डाउन फॉर द सिविल सर्वेंट्स टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, मेरिट एंड एक्सेलेंस इन पब्लिक सर्विस। पीसी होता समिति ने ये कहा है कि सिविल सेवाओं में उत्कृष्टता के सिविल सेवाओं में उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और योग्यता के मूल्यों को विकसित करने के लिए, उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठता और योग्यता के गुणों और उत्कृष्टता के गुणों को विकसित करने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स का विकास होना चाहिए। पूरनचंद होता जी जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भारत की सिविल सेवा में उत्कृष्टता, योग्यता और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, लाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स विकसित होनी चाहिए। और आप मान लीजिए
कि इन कोड ऑफ एथिक्स की बात जो पीसी होता समिति और ARC2 ने की थी, उसी के कारण जनरल स्टडीज़ में एथिक्स का पेपर भी जुड़ा है। अब दूसरी बात कि ARC2 ने क्या कहा है, तो ARC2 ने अपनी 10th रिपोर्ट, आप चाहे तो लिख सकते हैं 10वीं रिपोर्ट में, रिपोर्ट का नाम है द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। 2010 में इनकी ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, सॉरी 2007 में आई है ये रिपोर्ट, और 10वीं रिपोर्ट है। कुल 15-16 रिपोर्ट इन्होंने दी है। तो जो 10वीं रिपोर्ट है एथिक्स एंड वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो 2007 में आई है, इसमें इन्होंने ये बात कही है कि हमें कोड ऑफ एथिक्स को सांविधिक दर्जा दे देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ठीक, आपके नीति आयोग को तक सांविधिक दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन ये कह रहे हैं, ARC2 ने ये बात कही थी कि सिविल सर्विस बिल पारित होना चाहिए और उसमें कोड ऑफ एथिक्स को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्होंने भी ब्रिटेन की नॉलन कमेटी की रिकमेंडेशंस को पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद भारत के लिए इन्होंने जो मूल आचार नियम या आचार कोड ऑफ कंडक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे, कि घटक बताए थे, उसमें था कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसिज्म, डेडिकेशन, एम्पैथी एंड कंपैशन। हिंदी बता देता हूँ, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, परानुभूति और दया। इन गुणों को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट में, और कोड ऑफ कंडक्ट को सांविधिक दर्जा दे देना चाहिए सिविल सर्विस बिल पारित करके। ये अनुशंसा थी ARC2 की। तो बहुत अच्छी बात है। अभी 2014 में भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल या आचार संहिता का संशोधन किया है। जो बातें पहले थी थोड़ा बहुत अंतर आया है, बट क्या क्या है उसमें, तो अपने उत्तर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और एक तरह से प्रमाणिक बनाने के लिए आप ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल आचार नियमावली के कुछ पॉइंट्स जरूर लिखें, ठीक है। ये 2014 में संशोधित हुआ है, ये भी आप जरूर लिखिएगा। इसमें जो मेन बात है मैं बता देता हूँ। हाई एथिकल स्टैंडर्ड, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2014। पहला है हाई एथिकल स्टैंडर्ड, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, उच्च नैतिकता मानक, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। पहला मूल्य पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, राजनीतिक तटस्थता, प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ठीक है, निष्पक्षता और उपयुक्तता के सिद्धांतों का पालन करना, मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना, रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, देश के कमज़ोर वर्गों के प्रति, समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति बहुत ही अनुक्रियाशील, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना, ये आचार नियमावली में शामिल है। कर्सी एंड गुड बिहेवियर, एक प्रकार की सज्जनता और अच्छा व्यवहार भी आपके आचार नियमों को। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप क्या ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है, अपने परिजनों को कहाँ तक लाभ पहुंचा सकते हैं, वो बहुत लंबा है, करीब 70 पेज 80 पेज की नियमावली है। तो ऑब्वियसली आप उतना नहीं लिख सकते, आप इतनी ही बातें लिख सकते हैं जो यूज़फुल हैं। अब ये कि संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है वो क्या है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव संख्या 58 के अंतर्गत पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑफिसर्स कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट किया है, जिसमें जो लिखी गई लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, आप कोटेशन के साथ इसको लिख के आइएगा। Each state party shall promote integrity, honesty and responsibility among its public officers in accordance with the fundamental principle of its legal system, कि प्रत्येक राज्य या दल को अपने लोक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दायित्व के गुणों का विकास करना चाहिए, और साथ ही अपनी जो विधिक व्यवस्था है उसके आधारभूत सिद्धांतों को भी विकसित करना चाहिए। तो ये था आपका कंडक्ट रूल में भी किस पे आने वाली टिप्पणी को आप अच्छा ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने आंसर में इन्वॉल्व कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर बहुत अच्छा मार्क्स फेचिंग हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा लिखना है और सटीक लिखना है, अनावश्यक पैराग्राफ्स को लिख करके
उत्तर को लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि इससे अनबैलेंस्ड आंसर हो जाता है और आपके अन्य प्रश्नों को लिखने के लिए समय नहीं बचता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टू द पॉइंट लिख के आए। कोई आपके और जिज्ञासा हो इससे विषय से जुड़ी हुई तो आप ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू।